एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम करने वाले हैं प्राचीन भारत के जो हमारा मैराथन चल रहा था 500 क्वेश्चन का मैराथन, जिसमें से दोस्तों 300 क्वेश्चन हमारे चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं। तो अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मरणोत्तरकाल से। टॉपिक वाइज हम लोग स्टार्टिंग से कवर किया है। टोटल 500 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और बिहार सचिवालय और बीपीएससी के लिए दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग इसको जरूर देखें लास्ट तक। और 5 वीडियो होगा, तो ये चौथा वीडियो है दोस्तों। इसमें भी 100 क्वेश्चन किए जाएंगे। आपको मरणोत्तरकाल से शुरू होगा इसमें। तो वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और दोस्तों, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, वही सारे क्वेश्चन को यहाँ पे कराया गया है और सब पीसीएस के एग्जाम में ही पूछे गए क्वेश्चन है। तो ठीक है, तो वीडियो पे बने रहें। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो शुंग वंश के बाद दोस्तों भारत पे शासन करने वाले थे कण्व वंश। कण्व वंश, ठीक है। अगला है दोस्तों, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली राज्य था। तो मौर्य के बाद दोस्तों दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली राज्य जो था दोस्तों वो किसका था? तो सातवाहनों का, सातवाहन का। ठीक है। अगला है, सिमुक निम्न में से किस वंश का संस्थापक था? सिमुक जो है दोस्तों किस वंश का संस्थापक था? तो सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमुक। ठीक है, सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा जिस टाइप से भी पूछा जाता है। ठीक है। अगला है दोस्तों, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो कनिष्क को हराया था दोस्तों पान चाऊ ने। पान चाऊ जो कि चीनी जनरल थे, उन्होंने कनिष्क को हराया था। अगला है दोस्तों, निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमा भारत के बाहर तक फैली हुई थी? तो भारत के बाहर तक जो फैली हुई थी दोस्तों, कुषाण वंश की सीमा जो है भारत से बाहर तक फैली हुई थी। अगला है दोस्तों, कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली थी। तो आपको पता है गंधार शैली जो है अफगानिस्तान तरफ की शैली है, और कुषाणों के काल में दोस्तों भारत के बाहर तक फैली हुई थी साम्राज्य, और अफगानिस्तान पर तक कुषाणों का शासन हुआ करता था। तो कुषाणों के समय में गंधार शैली काफ़ी ज़्यादा फली फूली थी। अगला है दोस्तों, अफगानिस्तान का बमियान प्रसिद्ध था। अफगानिस्तान का जो बमियान प्रसिद्ध था दोस्तों किस चीज़ के लिए? तो बुद्ध प्रतिमा के लिए, गौतम बुद्ध के प्रतिमा के लिए अफगानिस्तान का जो बमियान शहर है दोस्तों वो प्रसिद्ध था। अगला है दोस्तों, जो कला शैली भारत और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? तो मतलब वैसी कला शैली जो भारतीय और यूनानी या ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है गंधार शैली। और ये मोस्टली दोस्तों अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में फैले थे। ठीक है, और कुषाणों के काल में ये सबसे ज़्यादा फला फूला था। अगला है दोस्तों, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? तो प्राचीन भारत में भारत पर जब आक्रमण हुआ था उसका क्रम पूछ रहा है कि कौन सा क्रम सही है, पहले कौन आए थे उसके बाद कौन आए थे, ये क्रम बताना है आपको। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर। सबसे पहले यूनानी आए थे, यूनानी के बाद शकों का आक्रमण हुआ था, उसके बाद कुषाण आए थे। ठीक है, तो ये क्रम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर याद होना चाहिए। अगला है दोस्तों, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था। तो कौन सा वो ईरानी शासक था दोस्तों जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था? तो वो थे दोस्तों डेरियस प्रथम। डेरियस प्रथम इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन था? तो सबसे पुराना राजवंश जो था दोस्तों चालुक, राष्ट्रकूट, पल्लव और सातवाहन, ये चारों में पूछ रहा है। तो इसमें सबसे पुराना है दोस्तों सातवाहन। ठीक है। अगला है दोस्तों, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो आंध्र सातवाहन जो थे दोस्तों उसके सबसे लंबी सूची मिलती है किस पुराण में? तो मत्स्य पुराण में। मत्स्य पुराण में इसकी सबसे लंबी सूची मिलती है। अगला है दोस्तों, सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी। तो सातवाहनों की जो राजधानी थी दोस्तों वो कहाँ था? तो सातवाहनों की राजधानी हुआ करती थी अमरावती। अमरावती। अगला है दोस्तों, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है किस अभिलेख से? तो राजा खारवेल का जो नाम जुड़ा है दोस्तों, कलिंग नरेश थे, ये कलिंग के राजा थे, और इसका नाम जुड़ा है दोस्तों हाथी गुम्फा अभिलेख से। हाथी गुम्फा अभिलेख पूछा जाता है किसका है? तो कलिंग नरेश खारवेल का। ठीक है।
अगला है दोस्तों कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित थे? तो कलिंग नरेश खारवेल जो थे दोस्तों किससे संबंधित थे? तो ये थे दोस्तों चेदी वंश से। किस वंश के थे? तो चेदी वंश के थे। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, सारा क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएगा। अगला है दोस्तों निम्नलिखित राजाओं में किसका जैन धर्म के प्रति झुकाव था? तो जैन धर्म के प्रति जो झुकाव था दोस्तों वो किसका था? तो खारवेल का। खारवेल जो था जैन धर्म के तरफ अपना झुकाव रखते थे, ठीक है। अगला है दोस्तों पूर्वी रोमन शासक जस्टिसियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? तो जस्टिसियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था दोस्तों किस क्षेत्र में? तो इसका था दोस्तों विधि मतलब कानून के क्षेत्र में, ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों गुप्त वंश से, गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल, यहाँ से शुरू हो जाता है। गुप्त वंश ने डैश अवधि में शासन किया था? गुप्त वंश का शासन काल पूछ रहा है। तो गुप्त वंश का जो शासन काल था दोस्तों 319 ईस्वी से लेके 500 ईस्वी तक गुप्त वंश का शासन था, ठीक है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आप सभी को पता होगा, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त गुप्त शासक थे। अगला है दोस्तों निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? कौन सा ऐसा गुप्त शासक था जिसका एक नाम था दोस्तों देवगुप्त? तो देवगुप्त जो है दोस्तों ये चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि भी प्राप्त थी और इसे देवगुप्त का भी कहा जाता था। ये गुप्त वंश का सबसे प्रतापी राजा भी हुआ था। तो चलिए अगला जो है दोस्तों गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। तो परम भागवत की उपाधि धारण करने वाले गुप्त शासक कौन थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय दोस्तों परम भागवत की उपाधि धारण किए थे, साथ ही इसे देवगुप्त भी कहा जाता है, ठीक है। अगला है दोस्तों इलाहाबाद स्तंभ लेख अभिलेख निम्नलिखित में से किससे संबंध है? तो इलाहाबाद का जो स्तंभ लेख है दोस्तों ये किससे संबंधित है? तो ये जो है दोस्तों ये समुद्रगुप्त से संबंधित है, ठीक है। अगला है दोस्तों इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासनकाल में किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो इलाहाबाद का जो स्तंभ है दोस्तों अशोक स्तंभ है, इस पे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में सूचना प्रदान करता है। ये दोस्तों अशोक का स्तंभ है, इस पे चंद्रगुप्त के बारे में भी लिखा गया है। इस पे महारानी विक्टोरिया के नाम भी के बारे में भी लिखा गया है। तो ये तीनों लोग इससे संबंधित हैं। तो ये तीनों पूछा जाता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। अगला है प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? तो प्रयाग प्रशस्ति जो है दोस्तों ये किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? तो प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है। अगला है दोस्तों दिल्ली की कुबत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो कुबत उल इस्लाम मस्जिद जो कि कहाँ पे है दोस्तों? दिल्ली में। कई बार तो यही क्वेश्चन पूछ देता है कि कुबत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पे है? तो ये है दोस्तों दिल्ली में और इसके प्रांगण में है प्रसिद्ध लौह स्तंभ। ये किसके स्मृति में है दोस्तों? तो ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय हैं उसी के स्मृति में है, ठीक है। यहाँ पे चंद्र दिया गया है, आप लोग समझ जाएंगे। अगला है कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो हुन के आक्रमण से सबसे ज़्यादा विचलित और प्रभावित हुआ था दोस्तों वो था गुप्त साम्राज्य, ठीक है। गुप्त के काल में ही दोस्तों हुनों का आक्रमण हो जाता है और सबसे ज़्यादा हुन का आक्रमण पूछे तो गुप्त शासक भानुगुप्त के काल में सबसे ज़्यादा हुनों का आक्रमण हुआ था। हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था किसके शासनकाल में? तो हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था स्कंदगुप्त के शासनकाल में, ठीक है। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुनों पर विजय प्राप्त किया था? तो कौन सा ऐसा गुप्त शासक था जो कि हुनों पे विजय प्राप्त किया था? वैसे हुन के आक्रमण से काफ़ी विचलित हुआ था गुप्त साम्राज्य, उसको काफ़ी प्रभाव पड़ा था, काफ़ी हानि हुई थी। और ये जो लेकिन गुप्त शासक जो थे हुन पे विजय प्राप्त कर लिए थे पहली बार, और वो कौन थे दोस्तों? तो वो थे स्कंदगुप्त, ठीक है। अगला है दोस्तों शक विजेता किसे कहा जाता है? तो शक विजेता जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? तो शक विजेता कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय प्राप्त किया था, इसीलिए उसे शक विजेता कहा जाता है,
ठीक है। अगला है दोस्तों, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस पतन से संचालित होता था? तो उत्तर भारत में गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार जो संचालित होता था दोस्तों, कहाँ से होता था? तो ताम्रलिप्त पतन था, वहाँ से संचालित होता था। अगला है दोस्तों, गुप्त काल में प्रसिद्ध गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? तो गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन और तमिल में स्थित केंद्र वो संबंधित थे वस्त्र उत्पादन से। ठीक है, किससे? तो वस्त्र उत्पादन से संबंधित थे। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विशेषक रचना के लिए जाना जाता है? तो गुप्त काल में जो आयुर्वेद के जनक के रूप में जाने जाते हैं या विशेषक के रूप में जाने जाते हैं वो थे दोस्तों सुश्रुत ऋषि थे, जो कि आयुर्वेद के ज्ञाता थे। ये गुप्त काल से ही संबंधित हैं। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र में संबंध नहीं है, पूछ रहा है। तो संबंध नहीं है दोस्तों गुप्त काल से, तो वो है भास्कराचार्य। बाकी धन्वंतरी, चरक और सुश्रुत ये तीनों दोस्तों गुप्त काल में ही थे और ये तीनों दोस्तों आयुर्वेद के ही ज्ञाता थे। ठीक है। अगला है, चंद्रगुप्त के 9 रत्न में निम्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? तो चंद्रगुप्त के बारे में आप लोग जानते होंगे, इसके दरबार में 9 रत्न रहते थे और इसमें से जो ज्योतिष थे वो कौन थे? तो वो थे दोस्तों छपनक जो थे दोस्तों चंद्रगुप्त के ज्योतिष थे। ठीक है, फलित ज्योतिष से संबंधित थे। कालिदास किसके शासनकाल में थे? तो कालिदास जो है दोस्तों, कालिदास के बारे में आप लोग जानते होंगे, इसके कई बुक भी है जो कि पूछा जाता है, जैसे मालविकी वर्मन या फिर इसका काफ़ी बुक है। तो कालिदास का जितना बुक है दोस्तों वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, ये किसके शासनकाल में थे दोस्तों? तो ये भी थे दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है। अधोलिखित में से कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? तो गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा कौन सी है दोस्तों? तो गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है पन जो है दोस्तों गुप्त काल की स्वर्ण मुद्रा है। स्वर्ण मुद्रा मतलब सोने की मुद्रा। अगला है, गुप्तकालीन रजत मुद्रा को नाम दिया गया था। तो गुप्त काल की जो रजत मुद्रा थी उसको क्या नाम दिया गया था? तो उसको दीनार बोला जाता था। तो गुप्त काल की जो रजत मुद्रा, रजत मतलब चांदी की मुद्रा, चांदी की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो दीनार कहा जाता था। अगला है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? तो गुप्त शासक जिसने सबसे पहले सिक्का जारी किया था वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने सब गुप्त शासक थे जिन्होंने सिक्के जारी किए थे। ठीक है। अगला है, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटक में स्त्री और शूद्र बोले जाते थे। तो गुप्त काल में जो लिखित संस्कृत नाटक है उसमें स्त्री और शूद्र बोलते थे। क्या बोलते थे दोस्तों? तो प्राकृत भाषा बोलते थे। क्या बोलते थे? तो प्राकृत बोलते थे। ठीक है। अगला है दोस्तों, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। बाल विवाह की प्रथा जो है दोस्तों ये कब आरंभ हुई थी? तो ये आरंभ हुई थी गुप्त काल में। किस काल में? तो गुप्त काल में आरंभ हुई थी। ठीक है। अगला है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखित साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो सती प्रथा का जो सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुआ है ये प्राप्त हुआ है दोस्तों एरन अभिलेख में। किसमें? तो एरन अभिलेख में। और एरन अभिलेख पूछे किससे है? तो भानुगुप्त का है। ठीक है, भानुगुप्त से संबंधित है। अगला है, गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त संवत की जो स्थापना किया गया था दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा? तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा गुप्त संवत की स्थापना की गई थी। अगला है दोस्तों, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो नगरों का जो पतन हो गया था दोस्तों गुप्त काल में, नगरों का क्रमिक पतन हुआ था, ये गुप्त काल की विशेषता थी। अगला है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो सबसे अधिक मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम दिया था और ये कौन दिए थे दोस्तों? तो गुप्त वंश ने। ठीक है। अगला है, प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? तो स्वर्ण युग कहा जाता है दोस्तों गुप्त काल को। गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है। निम्न में से किस काल को स्वर्ण युग से जाना जाता है? इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो गुप्त काल को
अगला है दोस्तों, गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो गुप्त काल में भूमि राजस्व की जो दर थी दोस्तों वो कितना हुआ करता था? तो वो होता था उपज का छठा भाग, मतलब 1/6 भूमि उपज का। ठीक है। अगला है, धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या थी? धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या थी? तो धर्मशास्त्र में 1/6 थी। ठीक है, गुप्त काल में भी और धर्मशास्त्र में भी। ठीक है। हिंदू विधि द्वारा मान कर कितना था? तो हिंदू विधि द्वारा मान कर कितना था दोस्तों? तो ये उपज का छठा भाग था। देखिए कितने तरीके से क्वेश्चन पूछा है। एक ही क्वेश्चन है, एक में पूछा है कि हिंदू विधि द्वारा मान कर कितना था? तो उपज का छठा भाग। धर्मशास्त्र में भू राजस्व का दर कितना था? तो 1/6 भाग। या फिर अगर पूछे गुप्त काल में कितना था? तो 1/6 भाग। ये 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो आपको दोस्तों हर तरीके के लिए सचेत रहना है। अगला है, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे। तो प्राचीन भारत में दोस्तों सिंचाई कर को क्या कहते थे? तो विदक भागम, विदक भागम जो दोस्तों सिंचाई कर को कहते थे प्राचीन काल में। अगला है दोस्तों 3री शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। तो वारंगल जो है दोस्तों 3री शताब्दी में किसके लिए प्रसिद्ध था? तो लोहे के यंत्र और उपकरण के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए? तो लोहे के यंत्र और उपकरण के लिए प्रसिद्ध था 3री शताब्दी में वारंगल। अगला है दोस्तों, तोरमान किस जातीय दल का था? तो तोरमान जो है दोस्तों किस जातीय दल का? तो हून का था। ठीक है, आप लोग जानते होंगे हूनों का आक्रमण हुआ था गुप्त काल में स्कंदगुप्त के समय में। तो तोरमान जो था उसी जातीय दल का था। ठीक है। अगला है, 3री शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। 3री शताब्दी में वारंगल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो लोहे के यंत्रों द्वारा। क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला है दोस्तों, तोरमन किस जातीय दल का था? तो हून था। अगला है दोस्तों, कहा जाता है कि शतरंज का खेल उद्भूत या ओरिजिनेट हुआ था, मतलब सबसे पहले ओरिजिनेट कब हुआ था शतरंज का खेल? तो ये जो हुआ था दोस्तों कहाँ पे हुआ था ये पूछा जा रहा है। तो शतरंज का खेल जो है दोस्तों ये भारत में ही इसका ओरिजिनेट हुआ था। अगला है दोस्तों, सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया है। तो सांख्य दर्शन को प्रतिपादित किया गया है किसके द्वारा? काफ़ी हॉट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो कपिल मुनि के द्वारा सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया था। अगला है दोस्तों, योग दर्शक के प्रतिपादक। तो योग दर्शक के प्रतिपादक आप सभी लोग जानते होंगे पतंजलि को बोला जाता है। महाभाष्य के लेखक पतंजलि का बुक वो है दोस्तों महाभाष्य। और पतंजलि समसामयिक थे। किसके समसामयिक, मतलब किसके काल में रहते थे? तो पतंजलि दोस्तों पुष्यमित्र शुंग के काल में रहते। पुष्यमित्र शुंग जो है दोस्तों उन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी। अगला है दोस्तों, नव न्याय संप्रदाय स्कूल के संस्थापक कौन थे? तो नव न्याय संप्रदाय स्कूल के संस्थापक जो थे वो थे दोस्तों गंगेश उपाध्याय। गंगेश उपाध्याय जो है दोस्तों वो नव न्याय संप्रदाय स्कूल के संस्थापक थे। अगला है दोस्तों, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। तो न्याय दर्शन को सबसे पहले प्रचारित किया था किसके द्वारा? तो गौतम ऋषि ने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। ठीक है। कपिल का क्या था? तो सांख्य दर्शन था। ठीक है, सारा याद रखना है, सब क्वेश्चन आएंगे। मीमांसा के प्रणेता कौन थे? तो मीमांसा के प्रणेता जो थे दोस्तों वो थे जैमिनी। जैमिनी को क्या बोला जाता है? जैमिनी जो थे मीमांसा के प्रणेता थे। वहीं बात करें अगर पूछे उत्तर मीमांसा। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है उत्तर मीमांसा। तो उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक थे दोस्तों बदरायन। तो ये भी याद रखना है। ठीक है। अगला है दोस्तों, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। तो कर्म का सिद्धांत जो है दोस्तों किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मीमांसा से। मीमांसा से संबंधित है क्या? कर्म का सिद्धांत। अगला है, पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था। तो पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासक का जो मूल स्थान था दोस्तों वो था प्रतिष्ठानपुर। क्या था? प्रतिष्ठानपुर जो था पुराण के अनुसार चंद्रवंशीय शासक का मूल स्थान था। अगला आए दोस्तों, गुजर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। तो गुजर प्रतिहार वंश की जो स्थापना किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था आपको नागभट्ट प्रथम के द्वारा।
गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किया गया था नागभट्ट प्रथम के द्वारा। ये दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में फैले हुए थे दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव या संस्थापक पूछे तो वो हो जाएगा आपको दंती दुर्ग। दंती दुर्ग जो थे दोस्तों वे राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी। अगला है दोस्तों, मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? मौखरी शासकों की राजधानी जो थी दोस्तों वो कहाँ थी? तो कन्नौज। कन्नौज जो है दोस्तों मौखरी शासक की राजधानी थी, ठीक है। और कन्नौज को क्या बोला जाता है? तो इत्र की नगरी बोला जाता है, यहाँ पे इत्र बनाया जाता है, तो इसको भी याद रखेंगे। हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तक में निहित है? तो हर्षवर्धन या हर्ष के समय की जो सूचना है दोस्तों किसमें निहित है? तो कलहन के पुस्तक में, ठीक है। कलहन में, ठीक है। कलहन का पुस्तक कौन था दोस्तों? तो राजतरंगिणी। इसमें कश्मीर का इतिहास है मेनली। अगला है दोस्तों, हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो हर्षचरित्र जो लिखा था दोस्तों ये बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। हर्षचरित्र किसने लिखा था? तो बाणभट्ट। अगला है, हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हर्ष की साम्राज्य की जो राजधानी थी दोस्तों वो थी कहाँ पे? तो हर्ष की थानेश्वर। थानेश्वर जो है दोस्तों हर्ष के साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। अगला है दोस्तों, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित किया था? बाद में इसे स्थानांतरित कर लिया था हर्ष ने, कहाँ पे? तो कन्नौज में, ठीक है। अगला है, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। तो हर्षवर्धन ने दोस्तों 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था और कहाँ कहाँ किया था? तो एक कन्नौज में और दूसरा प्रयाग में। हर्षवर्धन ने 2 सम्मेलन आयोजित किया था, कहाँ पे? तो कन्नौज में और प्रयाग में। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहाँ पे हर्षवर्धन ने बौद्ध सम्मेलन कराया था तो उत्तर प्रदेश में है दोस्तों प्रयाग, और प्रयाग में कराया था हर्षवर्धन ने बौद्ध सम्मेलन, ठीक है। अगला है दोस्तों, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका। तो दक्षिणवर्ती अग्रगमन मतलब हर्षवर्धन को कौन पराजित किया था? नर्मदा नदी के तट पे, तो उससे पराजित किया था दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय जो कि हर्ष को पराजित करते हैं, ठीक है, और दक्षिण के तरफ उसके विस्तार को रोक देते हैं। अगला है दोस्तों, कवि बाणभट्ट निवासी था। तो कवि बाणभट्ट जो था दोस्तों जिसने हर्षचरित्र की रचना की है, हर्षवर्धन के दरबारी कर भी हुआ करते थे, और ये दोस्तों कहाँ के निवासी थे? तो ये औरंगाबाद के निवासी थे, ठीक है, औरंगाबाद के निवासी थे। अगला है दोस्तों, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ह्वेनसांग भारत आया था दोस्तों किसके काल में? तो हर्षवर्धन के काल में, सम्राट हर्ष के काल में, ठीक है। ह्वेनसांग भारत आया था। ह्वेनसांग चीन के किस शासक का समकालीन था? तो ह्वेनसांग जो है दोस्तों चीन से आया था और किस शासन का समकालीन था दोस्तों? तो ये था दोस्तों ताइसुंग के समकालीन। उस समय चीन के शासक था ताइसुंग। अगला है दोस्तों, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्यक्षता किया था? तो ह्वेनसांग ने दोस्तों अध्यक्षता किया था और कहाँ पे किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ा के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। तो ह्वेनसांग जब भारत आए थे तो उस समय सूती कपड़ा का उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर जो था दोस्तों वो था क्या था दोस्तों? तो वो था मथुरा। मथुरा जो था सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध था ह्वेनसांग के समय में। अगला है, केसई शब्द का प्रयोग किया गया है। तो कोसई शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो किसके लिए? तो रेशम के लिए किया गया है। रेशम के लिए कोसई शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अगला है दोस्तों, आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? तो ह्वेनसांग को आज भी भारत में याद किया जाता है। कब किया जाता है? तो ये किया जाता है सियूकी के रचना के लिए, क्योंकि सियूकी की रचना से हमें उस काल के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। तो इसीलिए सियूकी की जो रचना किया गया था ह्वेनसांग के द्वारा, ये उसकी पुस्तक है, तो इसको भी याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है। अगला है, चीनी यात्री जिसने भील
माल की यात्रा की थी। तो भीन माल की यात्रा करने वाले चीनी यात्री कौन थे? तो वो थे दोस्तों ह्वेनसांग। ह्वेनसांग ने ही दोस्तों भीन माल की यात्रा किए थे। चीनी यात्री इत्संग बिहार का भ्रमण किया था। ह्वेनसांग के बाद आता है इत्सिंग। इत्सिंग भी दोस्तों हर्ष के काल में ही आता है और इन्होंने भी बिहार में भ्रमण किया। नालंदा आते थे वो लोग, नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्धों से संबंधित जानकारी इकट्ठा करने के लिए, ठीक है। तो बिहार का भ्रमण किए थे 672 ईस्वी में इत्सिंग बिहार का भ्रमण किए थे। और ये क्वेश्चन दोस्तों बिहार के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? तो नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था दोस्तों मुसलमान। मुसलमानों ने नालंदा विश्वविद्यालय के, वैसे उस समय की बात कर रहे हैं, अभी वाले की बात नहीं है ये, तो मुगलों के द्वारा ये हुआ था। अगला है दोस्तों भारत में सबसे प्राचीन बिहार है। भारत में सबसे प्राचीन बिहार जो है दोस्तों वो कौन है? तो सबसे प्राचीन बिहार है नालंदा। भारत में सबसे प्राचीन बिहार है नालंदा। अगला है नालंदा कहाँ पर स्थित है? तो नालंदा स्थित है दोस्तों बिहार में। कहाँ पे? तो बिहार में स्थित है। अगला है दोस्तों विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने किया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है दोस्तों बिहार में है, भागलपुर में, और ये इसकी स्थापना किया गया था बंगाल के शासक किसके द्वारा? तो धर्मपाल के द्वारा। अगला है विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा करवाई गई थी? तो विक्रमशिला महाविहार की जो स्थापना कराई गई थी ये किया गया था दोस्तों पाल वंश के द्वारा। और कौन थे शासक? तो धर्मपाल। अगला है दोस्तों गुप्त उत्तर युग में प्रमुख व्यापारी केंद्र कौन सा था? तो प्रमुख व्यापारी केंद्र जो हुआ करता था वो हुआ करता दोस्तों कन्नौज। अगला है दोस्तों आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ है? तो आदि शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की थी। इसमें से 4 मठ कहाँ पे है? तो पहला है दोस्तों जोशी मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। ये दोस्तों 4 मठ हैं जो कि आदि शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित किया गया था। अब अगला टॉपिक जो है दोस्तों प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, ठीक है। पहला क्वेश्चन है खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। तो खजुराहो का मंदिर के स्थापत्य में सहयोगी कौन थे? तो वो थे चंदेल शासक। खजुराहो मंदिर कहाँ पे है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अगला है दोस्तों खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? तो खजुराहो में ही दोस्तों एक उसी के अंदर कंदरिया महादेव का मंदिर है और इसे जो बनाया गया था दोस्तों किसके द्वारा? तो चंदेलों के द्वारा। चंदेलों के द्वारा बनाया गया था। अगला है दोस्तों चंदेल राजाओं ने निर्माण किया था। तो खजुराहो का निर्माण किया था, तो ये याद रखना है। तो खजुराहो का जो मंदिर है उसका निर्माण चंदेल के द्वारा किया गया था। चंदेल राजाओं ने निर्माण किया था तो खजुराहो का। देखिए कई बार ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में। खजुराहो के मंदिर संबंधित है। तो खजुराहो के मंदिर जो है दोस्तों किससे संबंधित है? किस धर्म से पूछ रहा है? तो खजुराहो के मंदिर जो है दोस्तों हिंदू और जैन दोनों धर्म से संबंधित है। खजुराहो का मांगतेश्वर मंदिर समर्पित है। तो खजुराहो में जो मांगतेश्वर मंदिर है दोस्तों ये भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है, भगवान शिव को समर्पित है। अगला है निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? तो दोस्तों खजुराहो में कंदरिया महादेव है, ठीक है। साथ ही दोस्तों बात करें तो 64 योगिनी भी है, चित्रगुप्त भी है, लेकिन दशा अवतार का मंदिर जो है ये खजुराहो में नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि पूछ रहा है कौन नहीं है। अगला है दोस्तों निम्न में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? तो किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं दोस्तों? तो कन्हेरी में दोस्तों 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं। अगला है दोस्तों आबू का जैन मंदिर किसने बनाया था? तो आबू का जैन मंदिर बनाया गया था दोस्तों, किससे बना है दोस्तों? तो आबू का जैन मंदिर जो है संगमरमर से बना है। किससे बनाया गया है? तो संगमरमर से। अगला है निम्नलिखित नगरों में से किस एक के निकट पाली ताना मंदिर अवस्थित है? तो पाली ताना मंदिर जो है दोस्तों ये कहाँ पे है? तो भावनगर में है। अगला है एलिफेंटा की गुफा मुख्यतः निम्न धर्म के
अवलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी? तो एलिफेंटा की गुफा जो है दोस्तों वो बनाई गई थी शैव धर्म के लिए। किस धर्म के लिए? तो शैव धर्म के लिए। अगला है एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है? तो एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिर को श्रेय दिया जाता है दोस्तों राष्ट्रकूटों को। किसको दिया जाता है? तो राष्ट्रकूटों को। अगला है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? तो त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है दोस्तों एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफा जो है दोस्तों त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है। अगला है एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है। किसका? तो एलोरा जो कि कहाँ पे है दोस्तों? औरंगाबाद में है। और इसमें जो शैलकृत मंदिर है दोस्तों ये हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों के लिए विख्यात है। तो इसको भी याद रखेंगे। खजुराहो में हम लोग देखे थे हिंदुओं के लिए और जैनों के लिए, दोनों के लिए महत्वपूर्ण था। वहीं बात करें एलोरा की गुफा तो ये दोस्तों हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों के लिए विख्यात है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अब 100 क्वेश्चन और बचा है। 400 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आप लोगों का। 100 क्वेश्चन और है तो अगले वीडियो में हम इसको कवर कर देंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।